Hey everyone, here we will discuss types of cost used for managerial decision making purpose. ठीक है, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. जो भी कॉस्ट हम पहले से डिटरमाइन करके रखते हैं कि पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए या फिर पर्टिकुलर चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमको इतनी इतनी कॉस्ट लगने वाली है या फिर मटेरियल परचेज के लिए कितनी कॉस्ट लगने वाली है, जो हम पहले ही डिसाइड करते हैं बिफोर प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट्स. ठीक है, वो हो जाती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. ठीक है, जैसे कि इसके नाम से काफ़ी ज़्यादा क्लियर है ऑलरेडी ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट. ओके, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी हम बोल रहे हैं जो हम पहले से कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी वही होता है जो हम पहले से डिटरमाइन करते हैं. तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम पहले देखते हैं कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में हमने जस्ट एक कॉस्ट अज्यूम किया कि इतनी कॉस्ट हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है वो भी हम इंक्लूड करते हैं. एट द सेम टाइम हम इफ़िशियंसी भी साथ में इंक्लूड करके रखते हैं कि इतनी इफ़िशियंसी पे कितना हम कॉस्ट इंकर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके जो हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं वो हो जाती है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट. ओके, सो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, बट इसमें सर्टन अदर फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं. ठीक है, सो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड द रिलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो हो जाती है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट. देन द नेक्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल वी आर प्रिपेयरिंग लाइक 100 यूनिट्स ऑफ पेन. ठीक है, नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं 101 यूनिट्स ऑफ पेन. तो ये एक पेन जो एक्स्ट्रा बनाने के कारण जो भी कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है वो होती है मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, जस्ट ये एक यूनिट के मार्जिन के कारण जो भी कॉस्ट हमारी एक्सेस हुई है वो हो जाती है मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट इज द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच द एग्रीगेट कॉस्ट आर चेंज्ड if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. ठीक है, then the next one is estimated cost. So estimated cost क्या होती है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या फिर एक्विजिशन जो हो सकती है. ठीक है, जो हम बिफोर प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट्स हम एक एस्टिमेट लेके चलते हैं, वो जाती है हमारी एस्टिमेट कॉस्ट. तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कॉस्ट से कैसे डिफरेंट है यहाँ पे कि इसमें हम जो बेसिस हमारा पुराना जैसे कि पास्ट ईयर्स का डेटा होगा उसके बेसिस पे सर्टेन बेसिस के ऊपर हम ये एस्टिमेट करते हैं कि पास्ट ईयर्स में इतना था तो नेक्स्ट में इतना हो सकता है. ठीक है, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, जो एक्चुअल इंसिडेंट हो चुके हैं उनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि एस्टिमेट कॉस्ट क्या हो सकती है. ठीक है, सो एस्टिमेट कॉस्ट इज the expected cost of manufacture or acquisition, often in terms of a unit of product, computed on the basis of information available in advance of actual production or purchase. ठीक है, actual purchase, production या फिर कोई भी ऑपरेशन करने से पहले जो एस्टिमेटेड करते हैं कॉस्ट हम on the basis of certain information available. Then the next one is differential cost. Differential cost में क्या होता है, it represents the change in total cost due to change in activity level, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, मेथड ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा. ठीक है, तो डिफरेंशियल कॉस्ट का एक एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे कि प्रीवियसली हम कोई एक मशीन यूज़ कर रहे थे. ठीक है, तो 1 आवर में बना पा रही है 100 यूनिट्स ऑफ पेन. हमने मशीन अपनी अपग्रेड की, न्यू मशीनरी हम लेके आए तो वो 1 आवर में बना पा रही है 120 यूनिट्स ऑफ पेन. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया है कि 1 आवर में जो पुरानी मशीन 100 यूनिट्स दे रही थी अब वो न्यू मशीन 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा दे रही है, तो वो हो जाती है हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट. यहाँ पे हमने अपनी मशीनरी चेंज की, उसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं. ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो डिफरेंशियल कॉस्ट में होते हैं, जैसे कि ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन. कोई प्रोसेस में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से जो भी डिफरेंस आता है वो हो जाता है हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट. देन द नेक्स्ट वन इज इम्प्यूटेड कॉस्ट. ठीक है, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट को नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट आर द नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिप्रिशिएशन. यहाँ पे हमने वो एक्सपेंडिचर शो तो किया है लेकिन उस पर कोई एक्सपेंडिचर एक्चुअली हो नहीं रहा है, जो कैश हम किसी को पे नहीं कर रहे. ठीक है, तो वो सारे आ जाते हैं हमारे पे इम्प्यूटेड कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट के अंदर. देन द नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइज्ड कॉस्ट. ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्या होती है, दिस आर द कॉस्ट विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट्स एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एक्सपेंस.
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई मशीनरी हमने परचेज की तो जो उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह की कॉस्ट है या फिर उससे रिलेटेड जो छोटे मोटे कॉस्ट हैं बिफोर ऑपरेशन स्टार्ट्स, तो वो सारे हम उस एसेट की कॉस्ट में ही कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो वो सारी आ जाती है कैपिटलाइज्ड कॉस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीनरी परचेज की जिसकी कॉस्ट थी 1,00,000 रुपीज़, देन 10,000 रुपीज़ की उसकी इंस्टॉलेशन और अदर जो भी कॉस्ट उसमें लग गई। ठीक है, जब वो मशीनरी ऑपरेशन में नहीं था उससे पहले ही, जस्ट वो रिलेटेड है इंस्टॉलेशन में। ठीक है, उसको फिक्स करने से रिलेटेड, तो वो सारी हम क्या करते हैं, उसको कैपिटलाइज करते हैं कि ठीक है। तो अब हम एसेट की कॉस्ट क्या दिखाएंगे, 1,10,000 रुपीज़। तो ये हो जाती है हमारी कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। देन द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, जो कि किसी भी गुड्स के परचेज या सेल से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने परचेज किया 10,000 की गुड्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट किस केस में होता है, जहाँ पे हम इन्वेंट्री में ही डील कर रहे हैं। ठीक है, सामने वाली पार्टी से हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं एंड सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है जो हमने परचेज किया उसकी हमने जो कॉस्ट लगाई, देन आफ्टर जो हमने सेल किया उसकी कॉस्ट, तो ये हो जाती है प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, then the next one is opportunity cost. So opportunity cost is the value of the next best alternative forgone. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम एक जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं किसी भी रिसोर्सेज को की यूटिलाइजेशन से रिलेटेड, तो जब भी हम किसी एक को ही ऑप्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थे यहाँ पे 25 रुपीज़। ठीक, तो इस 25 रुपीज़ को हम किसी पेन को परचेज कर सकते हैं, या फिर लेट से हम बोलते हैं कि 25 रुपीज़ का हमने ले लिया एक कॉपी। ठीक है, तो अगर हम कॉपी लेते हैं तो हम पेन वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर जा रहे हैं, और पेन लेते हैं तो कॉपी वाली अपॉर्चुनिटी। ठीक है, रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड होते हैं एंड काफ़ी सारे यूसेस होते हैं रिसोर्सेज के, तो हम किसी एक पे ही लगा सकते हैं। तो अगर हम पेन पे स्पेंड करते हैं तो कॉपी की जो अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है वो हो जाती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में क्या होता है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स कैश आउटफ्लो, जिसके लिए हमें एक्चुअली पेमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने रूम रेंट पे ले रखा है अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए जो हम रेंट पे कर रहे हैं वो हो जाएगी हमारी आउट ऑफ पॉकेट का, जिसमें कॉस्ट एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ लाइक अपोजिट टू लाइक इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, लाइक डेप्रिसिएशन एंड ऑल। देन द नेक्स्ट वन इज शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट इज those cost which continue to be incurred even when a plant is temporarily shut down. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अपना बिजनेस कुछ लेट से 1 मंथ के लिए क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, हमारी एक ग्रोसरी की शॉप है, लेकिन हमने जो रूम रेंट पे ले रखा है जहाँ पे हमने अपनी शॉप लगाई है, क्या उसका रेंट नहीं देना पड़ेगा 1 महीने के लिए? ऐसा तो नहीं है, ऑपरेशन करो या ना करो, आपका सामान वहाँ पे रखा हुआ है, आपने उसे रेंट पे ले रखा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं शट डाउन कॉस्ट में, जहाँ पे हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो क्या है, जो सर्टेन एक्सपेंसेस हैं वो हमको बियर करने ही पड़ेंगे। देन इसका अदर एग्जाम्पल दिया हुआ है डिप्रिशिएशन का। डिप्रिशिएशन, मशीनरी की जो वैल्यू है वो ऐसे भी डिटेरिएट होती ही रहती है, उसका ऑपरेशन से कुछ लेना देना होता नहीं है यूजुअली। ठीक है, अप टू ए सर्टेन लेवल। तो ये डिप्रिशिएशन की कॉस्ट हो गई, रेंट की कॉस्ट हो गई, तो ये सारी होती रहती है हमारी इवन जब प्लांट शट डाउन होता है। ठीक, देन द नेक्स्ट वन इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट इंकर्ड इन द पास्ट आर नोन एज संक कॉस्ट, दे प्ले नो रोल इन डिसीजन मेकिंग इन द करेंट पीरियड। संक कॉस्ट क्या होती है, जिसमें हम ऑलरेडी पैसे लगा चुके हैं। ठीक है, डिसीजन हम किसके रिगार्डिंग लेते हैं, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो। फॉर एग्जांपल, एक 10 रुपीज़ का पेन है, जब मैंने उसे परचेज़ नहीं किया तब मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ कि यार इस 10 रुपीज़ के पेन को मैं परचेज़ करूँ या फिर इस 10 रुपीज़ को मैं कहीं और पे इन्वेस्ट, मतलब कुछ और परचेज़ कर लूँ इससे। लेकिन जब मैं ऑलरेडी उस पेन को परचेज़ कर सकती हूँ, तो अब इस चीज़ को, उस 10 रुपीज़ का क्या करना है, इस पॉइंट को सोचने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो 10 रुपीज़ ऑलरेडी मेरे पास नहीं है, मैं उसको पेन परचेज कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इस एग्जांपल में जब हमने ये पेन परचेज किया वो हो जाएगी हमारे लिए संक कॉस्ट। वो 10 रुपीज़ ऑलरेडी जा चुके हैं शॉपकीपर के पास। ठीक है, तो अब इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए हम इस कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकर हो चुकी है। देन द नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट कॉस्ट। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या होती है, दिस कॉस्ट रिफर टू द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और यूनिट इन इट्स टोटलिटी। ठीक है, तो जो हमारी टोटल कॉस्ट करती है, जो सम अप करके सारा
वो हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट कॉस्ट कि पर्टिकुलर एक पेन को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, सारे का सम टोटल जब हम कर लें तो हो जाएगी हमारी टोटल और एब्सोल्यूट कॉस्ट। देन द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। सो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ नॉट टाइड टू अ क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तो इसमें हम जितना उसमें इंकर करेंगे ज़रूरी नहीं है कि सेम उसका आउटपुट हमको मिले, ठीक है। तो ऐसा कोई सर्टेन होता नहीं है कि एडवर्टाइजिंग हमने कर ली तो इतना हमको बेनिफिट होना ही है, ये अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और कोई सर्टेन हम फिगर बोल नहीं सकते इसके लिए, ठीक है। तो इस टाइप की जो कॉस्ट आती है वो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होती है और ये थोड़े अनअवॉइडेबल होती है। लाइक एडवर्टाइजिंग करना मतलब हम अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, दैट्स अनदर मैटर, लेकिन कंपल्शन नहीं है, अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट not assigned to the product but are charged as expense against the revenue of the period in which they are incurred, ठीक है। तो ये कॉस्ट होती है जैसे कि हो गई हमारी रेंट, ठीक है। तो रेंट हम प्रोडक्शन करें या ना करें लेकिन हमको पे तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी आ जाती है पीरियड कॉस्ट, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज इंजीनियर्ड कॉस्ट। सो इंजीनियर्ड कॉस्ट क्या होती है? दिस आर कॉस्ट दैट रिजल्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम ए क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक। तो इंजीनियर्ड कॉस्ट में क्या होता है? ये होती है अपोजिट डिस्क्रिशनरी कॉस्ट के। जैसे कि डिस्क्रिशनरी कॉस्ट में हमने देखा इसका इनपुट एंड आउटपुट कोई ऐसा सर्टेन रिलेशन नहीं होता कि इनपुट हम जो इन्वेस्ट करेंगे उसका इतना इतना आउटपुट हमको मिलेगा। लेकिन इंजीनियर्ड कॉस्ट के केस में क्या होता है? यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट के बीच में एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटीरियल हम इतने सर्टेन प्रोपोर्शन में डालेंगे तो उसके बेसिस पे इतना इतना आउटपुट हमको मिलेगा, ये हम कंफर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट के बीच में एक प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दिस कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट एंड रिफर टू कॉस्ट इन्वॉल्विंग इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, वेजेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें इमीडिएट पेमेंट इन कैश इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया सैलरी, वेजेस, तो ये आपको हर मंथली देने ही हैं जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है। फॉर एग्जांपल दिसंबर का मंथ खत्म हुआ तो उस महीने की सैलरी आपको तुरंत देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है लेकिन इसमें मतलब पेमेंट इन कैश इन्वॉल्व होता है। कैश का मतलब यहाँ पे बैंक सारी चीज़ें आ जाएंगी लेकिन बस पॉकेट से वो कॉस्ट जाना चाहिए। पेमेंट मतलब कैश पेमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए अनदर पार्टी को and not like a depreciation and all. Then the next and last one is implicit cost. Implicit cost क्या होती है? This cost do not involve any immediate cash payment, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं implicit cost का, रेंट, ठीक है। तो अगर आपकी मतलब जो फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रॉसरी शॉप अपनी सेटअप की है जो कि अपने खुद के एक खाली रूम आपके पास था मार्केट एरिया में, वहाँ पे आपने मतलब अपना वो ग्रॉसरी शॉप ओपन किया है तो उसके लिए तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी आ जाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता अनदर पार्टीज़ को, ठीक है। सो दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।